तो प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग हैं फुल लेंथ टेस्ट 60, 29 अप्रैल 2024, यानी आज को ये हुआ है। तो उसके डिस्कशन के लिए हम लोग हैं, और डिस्कशन से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, हमारे सिंह सर का कहना है। और वी आर वेरी थैंकफुल टू सिंह सर, बिकॉज यही वो शख्स हैं जिनकी वजह से हम यहाँ पर हैं, एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, और आपको इतने बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन और वीडियो सब मिल रहे हैं। अभी पहले वसीम सर का भी एक रिवीजन आया था, फिर अभी इस समय लाइव भी चल रहा है, उसको भी आप लोग देखा होगा आपने। तो इतने सारे जो यूज़फुल कंटेंट हैं वो सिंह सर की वजह से आ रहे हैं, और इस साल डेफिनेटली हम लोग बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के पेपर के बारे में आपको बता दें कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आज का पेपर बिल्कुल सिंपल सा है, और इसमें कोई ज़्यादा इफ़ एंड बट वाली बात नहीं है, कोई टेढ़ा क्वेश्चन नहीं है इसमें। सिंपल जैसे नीट का 23 का आया था उसी पैटर्न पर है। ये पहला क्वेश्चन है, डायमेंशनल एनालिसिस है। वेलोसिटी ऑफ लाइट c, acceleration due to the gravity g, and power p are taken as fundamental units. What will be the dimensional formula for mass in the system of units? तो यहां पर तीन चीजें दी गई हैं, देखिए। वेलोसिटी ये c है, ग्रेविटी ये g है, और पावर ये p है। और मुझे मास की डायमेंशन निकालनी है। तो इस मास की डायमेंशन निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका हम लोग जो जानते हैं, हम ऐसे लिखेंगे m इज इक्वल टू, अब वेलोसिटी c है तो c की पावर x, ग्रेविटी g है तो g की पावर y, और पावर p है तो p की पावर z मान लेंगे। ये बेसिक तरीका बिल्कुल बता रहा हूं। अब आप सबकी डायमेंशन लिख लीजिए। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है तो lt माइनस 1, इसकी पावर x। ये एक्सेलरेशन है ग्रेविटी, तो lt माइनस 2 की पावर y। और ये पावर है, तो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क की होगी ml स्क्वायर और t माइनस 3 की पावर z। अब हमारी थ्योरी ये कहती है कि आप l, m और t की पावर को इक्वेट करिए, आपको एक्स वाई जेड में इक्वेशंस मिलेंगे, फिर उनको सॉल्व करिए, फिर आपका फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर करने का एक तरीका और भी है, वो ऐसा भी कर सकते हैं। पहले आपको चलिए पावर ही इक्वेट कर लीजिए। तो पहले हम L की पावर देखते हैं। तो इधर x है और इधर y है और इधर 2z है और इधर m 0 है। इधर तो L है नहीं, तो L की पावर 0 हो गई। अब m की पावर देखते हैं। तो m की पावर में खाली z है, इसमें m है ही नहीं, तो z बराबर 1 आ गया। और अब L की पावर देखिए, z बराबर 1 आ गया है, तो पावर की पावर खाली 1 होनी चाहिए। तो या तो आंसर फर्स्ट होगा या आंसर थर्ड होगा। और अब L की पावर देखते हैं। तो L की देख चुके हैं, T की पावर देखते हैं। तो माइनस एक्स माइनस 2y और माइनस 3z बराबर 0 आ गया। अब आप ऐसा करिए कि
इनको हमें सॉल्व करना है तो z बराबर तो 1 रख सकते हैं दोनों में, तो x प्लस वाई बराबर -2 हो गया, 2 इंटू 1 उधर जाके -2, और ये बना तुम्हारा जाके x प्लस 2y, दोनों को उधर ले गए, बराबर -3z, तो ये -3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, तो x से x कट गया, तो y -2y माइनस वाई इज इक्वल टू, अब -2 और +3 ये 1 हो गया, तो y बराबर -1 हो गया। अब हम x की वैल्यू रख देते हैं, तो -1 प्लस वाई बराबर -2, तो y बराबर आ जाएगा -2 + 1 यानी -1। तो मेरे पास अब m की वैल्यू क्या आने वाली है, m की वैल्यू आने वाली है c की पावर x, तो c की पावर x है, और यहां मैंने x की वैल्यू निकाली है, x, आप x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दें, y की जगह -1 बराबर -2, तो x बराबर -1 आ गया। तो c की पावर x यानी c की पावर -1 होनी चाहिए, g की पावर y है तो y की पावर भी -1 होनी चाहिए, और पावर की पावर z है तो पावर की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अब मिलाइए, देखिए इसमें कौन सा आंसर है, तो थर्ड ऑप्शन में P1 है और C और G -1 है, तो थर्ड आंसर हमारा हो गया। ये करने का बेसिक तरीका होता है, और एक क्वेश्चन और एक तरीका इसका और भी होता है, उसको भी ट्राई करिएगा। आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए वो तरीका बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर आपको हिट कर जाए तब है, अदरवाइज अगर वो हिट नहीं करता है तो आप इसी जनरल वे में आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। वो तरीका ये है कि आप पावर को लिखिए फोर्स इंटू वेलोसिटी, और फोर्स को आप लिख दीजिए मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी। इतना तो हम लोग कर ही लेंगे। अब देखिए आपको क्या क्या मालूम है, आपको m की वैल्यू प्रेशर, एक्सेलरेशन और v की टर्म में चाहिए, तो ये p आ गया, एक्सेलरेशन की पावर -1, वेलोसिटी की पावर -1, तो a की जगह g आ जाएगा, v की जगह c आ जाएगा। तो इससे बिना इक्वेशन सॉल्व किए भी किया जा सकता है, बट मैं आपको एक चीज़ एडवाइस दे दूं कि अगर आपको ये तरीका में अभ्यास है तो यू कैन गो इन दिस वे, अदरवाइज थोड़े से इक्वेशन बनेंगे और इक्वेशन भी जनरली सॉल्व होते हैं, और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखिए, एक बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स डायरेक्शन इज पासेस द सेम हाइट एट 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द टोटल हाइट रीच्ड बाय द बॉडी। तो एक बॉडी को हमने ग्राउंड से फेंका गया है, किस स्पीड से फेंका है हमको नहीं मालूम, ये ऐसे ऊपर जाएगी और फिर ऊपर जाके दोबारा नीचे भी आएगी, एंड कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पॉइंट की डिस्टेंस हमें नहीं मालूम है, ये मान लीजिए ग्राउंड से h हाइट पर है, यहाँ 2 बार रहती है, एक बार जाते समय रहती है t बराबर 4 सेकेंड पर, और एक बार आते समय रहती है t बराबर 6 सेकेंड पर। तो यहां पर कहते हैं कि फाइंड द टोटल हाइट रीच्ड बाय द बॉडी। तो एक फॉर्मूला बड़ा फेमस होता है कि अगर आपको यही वाली हाइट h निकालनी है तो h बराबर हाफ G T1 T2 से निकल आएगी, लेकिन अफसोस ये काफ़ी ज़्यादा क्लास में बताया भी जाता है रिजल्ट, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये इसमें ये हाइट नहीं पूछी गई है,
इसमें ये मैक्सिमम हाइट पूछी गई है, ये मैक्सिमम हाइट पूछी गई है। तो ये मैक्सिमम हाइट निकालने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। देखो यहां से ये 4 सेकेंड है और सपोज यहां पर वेलोसिटी कुछ v थी। अब समझा रहा हूं, सोल्यूशन बहुत सिंपल है। और ये वेलोसिटी जब लौट के यहां तो वेलोसिटी जीरो ही होगी, ये वेलोसिटी तो जीरो ही होगी टॉप मोस्ट पॉइंट पर, यहां वेलोसिटी फिर v होगी। तो ये वाला टाइम और ये वाला टाइम, सपोज इस पॉइंट P से टॉप पॉइंट A तक जाने का टाइम t है और ये आने का भी टाइम t है। तो ये 2t बराबर 6 माइनस 4, यानी ये हमारे पास 2 सेकेंड हो गया है। तो t बराबर 1 सेकेंड आ गया। अब इसको ऐसे सोचिए कि यहां से जैसे इसको फेंका गया तो ये h हाइट तक जाती है 4 सेकंड पे, क्योंकि 4 सेकंड में ये थी, और फिर 1 सेकंड तक ये और ऊपर गई, यहाँ वेलोसिटी जीरो हो गई। अब हमें ये वाली हाइट निकालनी है, तो इसके लिए फॉर्मूला लगा दें, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। तो जीरो बराबर, अब हमें u तो मालूम नहीं है, तब क्या करें, तो ये नहीं लगाएंगे, ये तो u निकालें। तो हम दूसरा तरीका करेंगे, यहां जीरो से चली है, ये 5 सेकंड में वापस भी आ गई है, तो जितनी ये हाइट होगी उतनी ही ये भी होगी। तो हाफ g यानी 10 और 5 का स्क्वायर, तो आंसर इसका 125 मीटर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर सेकंड आ गया है, इसको मैंने बता दिया है। वैसे इस क्वेश्चन को करने का एक बहुत ही, मैं आपको कुछ भी पूछा जाए आप निकाल सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए पार्टिकल ऐसे किसी वेलोसिटी से u फेंका गया और आपको u नहीं मालूम है, और किसी हाइट पर मान लीजिए ये 2 बार आता है, एक बार t1 पर आता है, एक बार t2 पर आता है, और ये इसका टॉप पॉइंट है। तो बेटा ये वाला जो समय होगा ना, ये वाला मतलब ऊपर जाने का, ये आ जाएगा t1 प्लस t2/2। ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम t0 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखो यहां तक ये t1 में गई, और जब ये लौटेगी तो भी इसको t1 टाइम लगेगा, तो ये पूरा टाइम t2 है और इसमें t1 और ऐड कर देंगे, ये टाइम और ये टाइम से मोशन पूरा सिमेट्रिक होता है। तो ये आपको मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम मिल गया। अब ये मैक्सिमम हाइट क्या होती है, h बराबर ये u स्क्वायर अपॉन 2g होती है, या h बराबर हाफ g t नॉट स्क्वायर होती है। और ये जो मेरे पास वैल्यू है, ये जो टाइम होता है, ये t0 बराबर u अपॉन g होता है। तो आप शुरुआत ऐसे करो, ये t1 t2 दो दिए हुए हैं, जैसे ये 4 और 6, तो इसको जोड़ो, उसका आधा करो, तो यहां से यहां तक जाने का टाइम तुम्हें मिल गया। यानी ये यहां से यहां तक 5 सेकंड में गई है, फिर 5 सेकंड में लौट आई है। अब तुमसे जो भी पूछे, u पूछे तो ये वाला फार्मूला लगा दिया, और अगर ये मैक्सिमम हाइट पूछे तो ये वाला फार्मूला लगा दिया, और अगर यही वाली हाइट पूछे तो u निकाल के जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू हाफ g t1 t2 आती है। तो मैंने इसके तीनों क्वेश्चन बता दिए हैं। अब चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, a बराबर b प्लस सी, और a b c की वैल्यू दी गई है 15, 12 और 9। तो यहाँ पर एक चीज जरा देख लो, हमेशा चेक करो कि ये 15, 12, 9 क्या है। 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है 144 और 81, और 1415 और 8 4 12, और ये 225, और 15 स्क्वायर भी 225 होता है। इस वाले तरह के क्वेश्चन में अगर मेरे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड आ गई, और वो ज़्यादा नहीं होती हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के दो ही इक्वेशन होते हैं,
एक 3 4 5 होता है, एक 5 12 13 होता है। अब यहाँ पर क्या है कि 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। अगर 3 4 5 राइट एंगल ट्रायंगल है तो सबको 3 से गुणा कर दो, तो 9 और 12 और 15 भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो तुरंत तुम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ये ऐसे तुरंत एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ठीक है। अब इसमें जाहिर है कौन कौन सी साइड क्या क्या होंगी। ए बराबर बी प्लस सी है, तो आप सबकी वैल्यू रख दीजिए। ये 15, ये 12 और ये 9। अब देखो ए प्लस बी बराबर अगर सी है तो कैसी वेक्टर्स बनेंगे। ये वेक्टर ए मान लो, ये ए, लेकिन ये रिजल्टेंट ए है, तो रिजल्टेंट कैसे बनेगा। रिजल्टेंट कौन है, ए, और ए बराबर कौन है, 12, तो मतलब ये वैल्यू ए है। सॉरी, देखिए हमारे पास दिया हुआ है ए बराबर 15 और बी बराबर 12 और सी बराबर 9, तो रिजल्टेंट ये है। तो ये वेक्टर ए है और बी वाला 12 है, ये बी है और ये सी है। अब इसको आप जोड़ लीजिए, ये बी प्लस सी और ये ए हो गया। अब तुम्हें एंगल चाहिए ए और सी के बीच में, तो ए और सी के बीच में ये वाला एंगल होगा, तो इसको थीटा मान लीजिए। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 9/15, और इसको 3 से काट दीजिए। कॉस थीटा बराबर 3/5, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स 3/5। ये ए और सी के बीच में एंगल है, बी और सी के बीच में 90 है। आंसर तो इसका फर्स्ट आ गया। अब अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आता है तो भाई आप एक काम कर लीजिए, ये लिखा हुआ है ए और सी के बीच में एंगल लेना है ना, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, बी बराबर ए माइनस सी, और ए माइनस सी के बीच का एंगल थीटा मान लीजिए और फॉर्मूला लगा दीजिए, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस थीटा। ये मैंने पहले डायग्राम से देख करके आंसर बताने वाला तरीका बता रहा हूँ, ये फॉर्मूले से बता रहा हूँ। अब सबकी वैल्यू रख दीजिए, तो मेरे पास b की वैल्यू 12 है, a की वैल्यू 15 है, c की वैल्यू 9 है, -2 इंटू 15 इंटू 9, और ये कॉस थीटा इससे निकल आएगा, ये 225 है और ये भी 225 है, तो कॉस थीटा आप इससे भी निकाल सकते हैं। कॉस थीटा आप इससे निकालेंगे तब भी यही आंसर आ जाएगा। तो ये रटने वाला मेथड है। अगर ऐसा दिया हुआ हो तो बी सी के बीच में पूछें तो आप ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc कॉस थीटा लगा दीजिए, ये BC के बीच में एंगल निकल आएगा। और अगर A और C के बीच में पूछें या A और B के बीच में पूछें तो हमारी तरह इसको ट्रांसफर कर लीजिए। जिन दो के बीच में एंगल निकालना हो उसको एक तरफ रखिए और तीसरे को दूसरी तरफ रखिए, और फिर अब इसमें डिफरेंस वाला फार्मूला लगा दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। A man walking on the road with velocity of 3 km/h encounters a rain falling vertically with a velocity of 15 km/h. At what angle from the vertical should be hold his umbrella to protect himself from the rain? तो सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चन में निकालनी पड़ेगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो रेन तो ऐसे गिर रही है और इसकी स्पीड है 15, और मान लीजिए पर्सन इस तरफ 3 से जा रहा है
ये है वेलोसिटी ऑफ रेन, और पर्सन की वेलोसिटी को उल्टा कर दीजिए। पर्सन की वेलोसिटी है 3 किलोमीटर पर आवर, ये है माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो जब इसको मिलाएंगे तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आ जाएगा। यानी पर्सन को पानी की बूंदें ऐसी आती हुई दिखाई देंगी, और छाता लगाने के लिए उसको ऐसे रखना पड़ेगा। तो वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा, ये थीटा, तो इसको थीटा मान लीजिए। अब इस थीटा को निकालिए, तो tan थीटा बराबर आ जाएगा 3/5, यानी थीटा बराबर tan इनवर्स, ये 15 था, 3/15 tan इनवर्स 1/5। तो 1/5 तो दिया नहीं है, 3/15 दिया है, ये सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक बैलून है, मास m है, डिसेंडिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन a where a is less than g. How much mass should be removed from it so that it starts moving up with acceleration a? तो पहले हम एक बैलून बनाते हैं, और मान लीजिए इसमें कुछ सामान वगैरह भी है, और टोटल मास m है। तो बेटा इस बैलून पर हमारे पास दो फोर्स लगेंगे, एक mg नीचे लगेगा और दूसरा अपथ्रस्ट ऊपर लगेगा। और अपथ्रस्ट इस वॉल्यूम के साइज पर लगता है। अपथ्रस्ट आप जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ द बैलून इनटू डेंसिटी ऑफ एयर और मल्टीप्लाइड बाय जी, ये अपथ्रस्ट लगेगा। और ये नीचे जा रहा है ए एक्सेलेरेशन से, तो हम लिख देंगे mg माइनस अपथ्रस्ट इज इक्वल टू ma। अब इसके बाद हमने क्या किया, इस बैलून से कुछ मास हमने बाहर की ओर थ्रो कर दिया, तो इसका मास बचा m माइनस एक्स। और बेटा फोर्स अब नीचे वाला कम हो जाएगा, m माइनस एक्स इंटू जी हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाला फोर्स नहीं बदलेगा, क्योंकि बैलून तो उतना ही फूला हुआ है, उसका वॉल्यूम वही है, ना एयर की डेंसिटी बदलेगी ना जी बदलेगा। तो अब ये अपथ्रस्ट वही रहेगा, यही इस क्वेश्चन की खास बात है। और अब ये मूविंग अप चलना शुरू करता है एक्सेलरेशन से, तो अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे u माइनस m माइनस एक्स इंटू जी बराबर m माइनस एक्स इंटू ए। ये मेरे पास दो इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों को आप क्या करिए, किसी तरीके से x निकालना है, तो बहुत सिंपल तरीका है, आप u को इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो u से u कट जाएगा। तो अब देखो mg माइनस m माइनस एक्स जी, तो m माइनस एक्स इंटू जी बराबर m प्लस m माइनस एक्स इंटू ए। तो यहां से जब ओपन करेंगे तो m से m कट जाएगा, ये आ जाएगा xg बराबर 2m माइनस एक्स इंटू ए। अब तुम्हें तो x निकालना है, तो a वाले टर्म एक तरफ ले जाओ, xg प्लस एक्स ए बराबर 2m। तो x बराबर आ जाएगा 2m अपॉन g प्लस ए। यहां पर a भी था, तो ये 2ma हो जाएगा, तो आंसर हो गया 2ma अपॉन g प्लस ए। मेन चीज इसकी ये थी कि जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो नहीं चेंज होगा, क्योंकि अपथ्रस्ट फोर्स बैलून के वॉल्यूम, एयर की डेंसिटी और जी पे डिपेंड करता है, और ये दोनों चीजें नहीं बदल रही हैं। चलिए फिर आइए, एक पार्टिकल एक्सपीरियंस है कि यह फोर्स दिया हुआ है, तो मैं लिख लेता हूं, फोर्स इज इक्वल टू 3i माइनस 12j, और अंडर गोज ए डिस्प्लेसमेंट d, डिस्प्लेसमेंट को s लिखते हैं, इन्होंने d लिखा है, ये 4i है। इफ द पार्टिकल हैड ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3 जूल एट द बिगिनिंग,
तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 3 जूल है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट द एंड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वर्क भी निकलवा लिया, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम भी निकलवा ली। हम जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर सिग्मा वर्क डन। तो फाइनल वाली पूछी है, इनिशियल वाली 3 थी, और जब इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो वर्क डन तो एफ डॉट एस हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी मेरे पास 15 जूल हो गई। तो आंसर इज फर्स्ट, 6 इज फर्स्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, वर्क डन का फॉर्मूला यूज था, फिर आपको वर्क काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी। A moving car encounters air resistance which is directly proportional to the square of the speed of the car. The ratio of the power required at 40 km per hour to that required at 80 km per hour to move at constant speed. तो देखिए ये यहाँ पे एक हमारे पास कार मूव कर रही है और इस पर एक एयर रेजिस्टेंस लग रहा है और एयर रेजिस्टेंस के वी स्क्वायर है। तो अगर आप कार को चलाएंगे वी स्पीड से तो एयर रेजिस्टेंस पीछे लगेगा, स्पीड लगातार हटती रहेगी। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको लगातार एनर्जी देते रहना पड़ेगा। और कैसे एनर्जी देंगे, इसको मेंटेन रखना है तो आप एक फोर्स लगाइए, ये फोर्स लगाइए, ये फोर्स, और अगर ये फोर्स इसको बैलेंस कर देगा तो ये कार कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी। तो फॉर मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड हमें F बराबर के वी स्क्वायर का फोर्स लगाना पड़ेगा। तो उसकी पावर क्या होगी, F इंटू वी, तो ये हो जाएगी के वी स्क्वायर इंटू वी, तो ये हो जाएगा के वी क्यूब। तो इसका मतलब है अगर आपको किसी स्पीड पे चलाना है तो पावर के वी क्यूब चाहिए। तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 का क्यूब। तो V1 तुम्हारे पास है 40 और V2 तुम्हारे पास है 80 और इसका ये क्यूब भी है, तो ये दोनों कट जाएंगे, 1:2 का क्यूब 1/8 होगा। आंसर इज 1:8। तो ये आंसर नंबर सेकेंड है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8, एट व्हाट हाइट द ग्रेविटेशनल फील्ड रिड्यूसेस बाय 75%। तो ग्रेविटेशनल फील्ड रिड्यूस हो गई 75%, तो बची कितनी, G माइनस जी इंटू 75/100, तो G इंटू 25/100, तो ये G/4 बची। और अब आप ऊपर जाने वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो G डैश बराबर G और ये R अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर होता है। ऊपर जाने पे G की वैल्यू इस तरीके से चेंज होती है। तो ये बेटा है G/4, ये है G, ये है R, ये है R प्लस H और ये इसका स्क्वायर है। G से G कट गया, स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो 1/2 इज इक्वल टू R अपॉन R प्लस H। तो R प्लस H इज इक्वल टू 2R, तो H इज इक्वल टू R, यानी आपको R हाइट पर जानी है।
तो फर्स्ट आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी। तो आज मैं थोड़ी स्पीड ले रहा हूँ। द पीरियड ऑफ सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर नॉट इज टी। पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4r0। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब का रिलेशन होता है। तो टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू 4r0 अपॉन r0, इसका क्यूब होगा, इसका स्क्वायर होगा। तो टी डैश का स्क्वायर अपॉन टी इज इक्वल टू ये 64 आएगा, और फिर स्क्वायर रूट ले लो तो टी डैश बराबर 8t आ जाएगा। आंसर इसका 4th हो जाएगा। तो 8t। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये रोटेशन का क्वेश्चन है और कोई कठिन नहीं है। सारे फॉर्मूले डायरेक्ट लग रहे हैं तो हम फटाफट बता रहे हैं। बाकी वेरिएशंस आपको काफ़ी पेपर में बता दिए थे। कुछ नए क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें वेरिएशंस बताएंगे। A rod of length of 50 centimeter is pivoted at one end and it is raised such that it makes angle of 30 degree from the horizontal as shown and release from rest. Its angular speed when it passes through horizontal। यानी ये ऐसे छोड़ दी गई है और यहाँ पर इसकी ओमेगा 0 है और यहाँ पे ये फिक्स है। तो हमें तब स्पीड निकालनी है जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाती है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये हिंज है और ये कोई वर्क नहीं कर रहा है। ऐसे रोटेशन में हम लोग एनर्जी कंजर्व कर देते हैं। तो यहाँ पर ये रॉड की लंबाई मान लीजिए L है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से L/2 डिस्टेंस पर होगा और इसकी हाइट हम निकाल लेंगे। सपोज ये h हाइट पर सेंटर ऑफ मास है। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो इस पोजीशन पर अभी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 0 है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी है इसका मास इंटू जी इंटू एच। और जब ये यहाँ पर आएगी तो सेंटर ऑफ मास भी यहाँ आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी 0 और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये हमें ओमेगा निकालना है। अब थोड़े सा ध्यान दे लीजिए, ये जो हाइट h है ये L/2 sin 30 है। तो mg L/2 sin 30। और ये जो मेरे पास I है, तो रॉड इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 होगा और ओमेगा स्क्वायर तो हमें निकालना ही है। बस अब सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। पहली बात, m से m कट दिया, मास तो दिया भी नहीं है तो उसकी जरूरत नहीं है। तो ये g यानी 10 L/2, तो एक L से ये L भी कट जाएगा। sin 30 1/2 होगा तो ये 1/4 आ गया, और ये 1/2 है और ये 3 है तो ये नीचे 6 आ गया। ओमेगा स्क्वायर तुम्हें निकालना है और ये बचा है L, और L है 50 सेंटीमीटर। तो हम मीटर में रखेंगे तो मीटर में ये 50/100 मीटर हो जाएगा, तो 1/2 मीटर, तो 1/2 और आएगा। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर आ गया 6 × 2 यानी 12 × 10/4। इसको काट सकते हैं, ये 30 आ जाएगा। तो ओमेगा बराबर √30। तो सेकंड आंसर इसका आ जाएगा। यहाँ से आपसे इसकी स्पीड भी पूछ सकते थे, तो फिर v बराबर r ओमेगा से l ओमेगा करके इसकी भी स्पीड निकाल सकते थे। सेंटर ऑफ मास की स्पीड L/2 ओमेगा से निकाल सकते थे। किसी भी पॉइंट की स्पीड हम लोग निकाल सकते थे। 11वें क्वेश्चन में आते हैं। ये बहुत सिंपल है। ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है और मुझे इस f की वैल्यू निकालनी है।
तो अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे, तो दोनों के कंपोनेंट कर दें। एक इधर कंपोनेंट हो जाएगा इसका और एक कंपोनेंट हो जाएगा इसका, और दूसरे वाले फोर्स के भी कंपोनेंट कर दे, ये दोनों कट गए, और दूसरे वाले फोर्स के भी कंपोनेंट भाई कर दे रहे हैं। इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, तो ये हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स बैलेंस हो जाएंगे और नीचे वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड F, ये दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड, कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड का सम होगा। तो कितना होगा, ये 20√3 है इसका ये वाला कंपोनेंट, इधर वाला कॉस होता है उधर वाला साइन होता है, तो 20√3 साइन 60 और प्लस 20√3, √3 नहीं है इसमें, ये 20 है, इंटू साइन 30। अब कैलकुलेट करिए, साइन 60 कितना होता है, ये होता है √3/2, और साइन 30 कितना होता है, ये होता है 1/2, तो ये 10 हो जाएगा, और ये √3 3 हो जाएगा, तो ये 30 हो गया, और ये 10 हो गया, तो ये आंसर 40 न्यूटन का आंसर आ गया। ये 40 न्यूटन इसका है। आप कैलकुलेट कर देंगे तो इन दोनों की ये कंपोनेंट बराबर आएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, हमें F से मतलब है, तो हमने F वाला निकाल लिया, 40 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक लेंथ ऑफ द वायर डिक्रीजेस बाय 1%, तो हमारे पास डेल्टा L की वैल्यू L/100 है, और लोडिंग है 2 kg, तो लीनियर स्ट्रेन पूछ रहा है, तो लीनियर स्ट्रेन होता है डेल्टा L/L, और डेल्टा L/L है 1/100, तो ये 0.01 हो जाएगा, और स्ट्रेन बेकार में दी गई है। थर्ड आंसर आप दे दीजिए इसका। तो सिर्फ स्ट्रेन पूछी थी, यंग मॉडुलस देख के और भी कुछ पूछ सकता था, लेकिन पूछा नहीं, तो ठीक है। अब देखिए ये 13th है। इन ए सरफेस टेंशन एक्सपेरिमेंट विद ए कैपिलरी ट्यूब वाटर राइजेज अप टू 0.1 मीटर, और if the same experiment is repeated on an artificial satellite which is revolving around the earth, water rises in the capillary tube। तो एक बहुत ही important fact ये है कि G effective is 0 in satellite। तो मतलब उसमें H अगर निकालोगे तो G 0 रखोगे, 2t cos थीटा ऊपर होता है, सरफेस टेंशन तो होगा ही, दैट इज द मॉलिक्यूलर फेज, डजंट डिपेंड अपॉन ग्रेविटी, और नीचे रो कुछ होगा, लेकिन G की वैल्यू 0 है, तो ये इन्फिनिटी आएगा। तो अब ये इन्फिनिटी तक तो चढ़ नहीं सकता है, जितनी लेंथ कैपिलरी की होगी उन सब में पानी भर जाएगा, फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा। बहुत ही जाना पहचाना केस है। इनसफिशिएंट कैपिलरी में हमेशा जितनी हाइट होती है वहीं तक ये पानी चढ़ जाता है। अब दूसरा है 14th वाला, कैलोरीमेट्री का है। क्लोज कैलोरीमीटर है, 1.2 kg आइस 0 पर है, मिक्स विद 1 kg ऑफ वाटर है, 24 है। फ्रैक्शन ऑफ आइस विच डू नॉट मेल्ट। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हमारे पास जो आइस है वो 1.2 kg है, तो पहले तो हम सबको ऐसा करते हैं ग्राम में बदल लेते हैं। तो आइस मेरे पास है 1.2 kg, यानी इसको 1000 से गुणा करें तो 1200 ग्राम, और हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट, ये हो जाएगी 1200 × 80। वाटर की आइस की लेटेंट हीट दी गई है। अब वाटर 1 kg है और ये 24 पर है, ये हीट देगा, तो ये बेटा हीट कब देगा, जब इसका टेम्परेचर डाउन होगा। जब 0 पर आ जाएगा तो उसके बाद ये हीट नहीं देगा। तो ये कितनी हीट दे पाएगा,
हीट गिवन बाई वाटर, हीट गिवन बाई वाटर, तो वो निकाल लेते हैं। 1000 ग्राम में चल रहे हैं। वाटर की स्पेसिफिक हीट दी नहीं है लेकिन याद होनी चाहिए, ये इतने कैलोरी थी, ये 1 कैलोरी पर ग्राम होती है, और इसको जाना है 24 से 0, तो ये 24 हो गया। तो बेटा इतनी हीट वाटर दे पाएगा और मेल्ट करने के लिए इतनी हीट चाहिए, और ये वाली हीट कम है, तो पूरी आइस नहीं मेल्ट हो पाएगी। तो कितनी आइस मेल्ट हो पाएगी, तो वो हम निकाल सकते हैं। मेल्टेड हाइट कितनी होगी, इतनी ही हीट से आइस मेल्ट होगी। तो 1000 इंटू 24 बराबर m इंटू 80 हमने कर दिया, तो m बराबर हो जाएगा 1000 इंटू 24 बटे 80, एक जीरो काट दिया, ये 8 त्याई 24 हो गया, तो ये 300 ग्राम आइस मेल्ट कर जाएगी। तो मेरे पास आ गई आइस मेल्टेड, आइस मेल्टेड वो है 300 ग्राम। तो नॉट मेल्टेड कितनी नहीं मेल्ट हुई, तो टोटल 1200 ग्राम थी, तो 1200 में से 300 माइनस कर दीजिए, तो 900 नहीं मेल्ट हो पाएगी, 900 ग्राम। अब इसका तुम्हें चाहिए फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में नॉट मेल्टेड आइस है 900 और टोटल आइस थी 1200, तो ये 3/4 आ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन आ गया, देख लो बच्चों, तो 3/4 आइस नहीं मेल्ट हो पाएगी। इसके बाद ये देखो, फिर हीट का एक क्वेश्चन है। स्फीयर्स हैं, उनकी रेडियाइज r और 4r है, और टेम्परेचर 2T0 और T0 है, और द रेशियो ऑफ हीट रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ एनर्जी। तो रेडिएशन ऑफ एनर्जी का रेट होता है, अगर टोटल एनर्जी रेडिएटेड निकालें तो सिग्मा इंटू mCVT इंटू सरफेस एरिया, अगर स्फीयर है तो 4πr² इंटू टेम्परेचर की पावर 4। तो E1 अपॉन E2 क्या हुआ, दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। मटेरियल सेम है तो mCVT और सिग्मा सेम हो गया, लेकिन रेडियस का रेशियो r और 4r है, तो r और 4r का स्क्वायर हो गया, और टेम्परेचर तुम्हारे पास 2T0 और T0 है, तो ये T0 हो गया, इसकी पावर 4 हो गया। तो यहाँ r से r कट गया, T0 से T0 कट गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 2 की पावर 4 भी 16 हो गया, तो ये 1 आ गया। यानी वो सेम रेट से हीट रेडिएट करेंगे, दे विल हीट रेडिएट एट द सेम रेट। तो सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू आइसोबारिक प्रोसेस फॉर आइडियल गैस। तो चूंकि प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो आप जानते हो ये चार्ल्स लॉ है आइडियल गैस के लिए, V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2 होता है अगर प्रेशर कांस्टेंट हो और साथ में गैस का अमाउंट भी कांस्टेंट हो। तो ये सही है। ये P डेल्टा V तो हर प्रोसेस के लिए सही होता है, और वर्क डन बराबर म्यू आर डेल्टा टी ये होता है आइसोबारिक प्रोसेस में, क्योंकि अगर आइसोबारिक प्रोसेस है, आपने हीट दिया तो टेम्परेचर T1 से T2 चला गया, तो वर्क डन हो जाएगा P V2 माइनस V1, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है, और V2 आप लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो सॉरी, PV2 माइनस PV1, और यहाँ से ये हो जाएगा nRT2 और ये हो जाएगा nRT1, क्योंकि PV बराबर nRT, n नंबर ऑफ मोल्स है, n से लिखो चाहे म्यू से लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये nRT2 माइनस P1 भी होता है, लेकिन ये ध्यान रखना P डेल्टा V हमेशा लगता है, ये सिर्फ गैस के लिए लगता है। तो ये 3 सही हैं। और इसको देख लो, हीट गिवन टू ए सिस्टम इज यूज्ड अप टू राइजिंग द टेम्परेचर ओनली, नो आइसोबारिक प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज होता है, तो जो हीट जाएगी वो कुछ वर्क कराएगी और कुछ इंटरनल एनर्जी चेंज कराएगी।
तो इंटरनल एनर्जी की वजह से टेम्परेचर चेंज होता है और वर्क होने की वजह से वॉल्यूम या घटता बढ़ता है। तो हीट गिवन दो पार्ट में बढ़ जाती है, एक सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ाने में, दूसरा टेम्परेचर बढ़ाने में। नॉट करेक्ट पूछ रहा है, इसलिए यही वाला स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, इसलिए यही मेरा आंसर भी होगा। अब देखो ये फिर है, डेंसिटी ऑफ द गैस दी हुई है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल दी गई है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस पूछ रहा है। तो एक फॉर्मूला होता है, आप जानते होंगे, P बराबर mn 1/3 mn अपॉन वॉल्यूम इंटू VRMS का स्क्वायर, और ये गैस का मास अपॉन वॉल्यूम है तो ये डेंसिटी है, तो 1/3। अब डेंसिटी की वैल्यू रख दीजिए 6 इंटू 10⁻⁻² kg पर मीटर क्यूब, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 500 है तो ये 500 का स्क्वायर कर दीजिए, ये स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻², और ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁴। तो ये 25 दूना हो जाएगा 50, और ये आ जाएगा 10⁻²। तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻3। तो इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर होगा। से एक फॉर्मूले पे क्वेश्चन था। इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन में। ये देखिए, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का ग्राफ है और पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछ रहे हैं। तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैसे पूछा जाएगा देख लीजिए। हमारे पास ये एनर्जी है, ये देखिए ये एनर्जी है, और ये मैक्सिमम एनर्जी है, और ये एक्स दिया हुआ है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एसएचएम के केस में क्या होती है, फॉर्मूला आपको मालूम हो जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी यही होती है, टोटल एनर्जी भी यही होती है, और इन सब की बेसिक कंडीशन है कि मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो। तो मीन पोटेंशियल पे जीरो है तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, और वो 4 जूल की दी हुई है, और हाफ m का मास 2 kg दिया गया है, और ओमेगा स्क्वायर, और a की वैल्यू 0.2 मीटर है, तो ये 0.2 का स्क्वायर। तो ये 2 से 2 कट गया, 4/0.04 बराबर ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो इसको बढ़ाइए, ये ऊपर ओमेगा बराबर तुम्हारे पास 10 आ जाएगा। ओमेगा बराबर ओमेगा स्क्वायर 100 आएगा, ओमेगा 10 आएगा, और टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, यानी 2 पाई/10। अब 2 पाई/10 कौन सा आंसर है, ये तो 2 पाई/25 है, या पाई√2 आ गया। 4 पाई/20 दिया गया है, तो अगर हम इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो थर्ड वाला आंसर आ जाएगा। एन मौके पे आपको चौंकाने के लिए ये चेंज कर दिया गया है शायद, अदरवाइज क्वेश्चन ये 1 लाइनर था। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Why does the pressure of an ideal gas increases when it is heated at constant volume? तो देखो बेटा, ये वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, और गैस के मॉलिक्यूल ऐसे रैंडम मोशन करके गैस की वॉल से टकराते हैं और फिर रिबाउंड होते हैं। इसकी वजह से ये मोमेंटम इम्पार्ट करते हैं, उसकी वजह से फोर्स लगता है, उसकी वजह से ही प्रेशर बनता है। अब ये प्रेशर कब पड़ेगा, दो चीजों से बढ़ सकता है, या तो टक्करों की संख्या बढ़ जाए, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड, और या फिर इसकी वेलोसिटी बढ़ जाए, पर टक्कर में मोमेंटम इम्पार्ट ज्यादा हो जाए। अब इसमें से कौन सा आंसर सही है, टेम्परेचर बढ़ा दिया गया है, हीट किया गया है तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो गैस के मॉलिक्यूल नहीं एक्सपेंड करते हैं, गैस एक्सपेंड करती है, गैस के मॉलिक्यूल नहीं एक्सपेंड करते हैं। ऑक्सीजन गैस है तो उसका जो मॉलिक्यूल है उसका तो साइज वही है, वो थोड़ी एक्सपेंड करेगा, उनके बीच की डिस्टेंस एक्सपेंड करती है, तो गैस का एक्सपेंशन होता है। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत ही है, ये रीजन भी नहीं है, और गैस के मॉलिक्यूल नहीं एक्सपेंड होते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल का साइज r है एटॉमिक साइज, तो पता चला हीट कर दिया तो उसका साइज 2r हो गया, ये नहीं होगा। और टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ जाएगी, तो ये भी गलत हो गया।
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं बढ़ेंगे, वो तो तभी बढ़ेंगे ना, हीट पैदा थोड़ी करेगी मॉलिक्यूल, जब इसमें कोई डिसोसिएशन रिएक्शन हो या आप और गैस भरे तब ये चेंज होगा, तो ये भी गलत है। मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर एंड हिट दी मोर वॉल्स मोर ऑफन, तो सही है। अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो टक्कर भी जल्दी जल्दी होंगी, तो कोलिजन भी ज़्यादा होंगे और उनकी स्पीड भी बढ़ेगी। तो दिस इज द रीजन, सो दैट कि ये इसमें ओके। इसके बाद ये SHM का क्वेश्चन है, टू पार्टिकल्स P and Q स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड एग्जीक्यूट SHM along x axis with same amplitude with their period of 3 seconds and 6 seconds। तो पहले का T1 दिया है 3 और T2 दिया है 6, और रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ P and Q व्हेन दे मीट। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको हम ऐसे करेंगे, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और ये वेलोसिटी होती है। तो दो पार्टिकल्स हैं, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं, एक तेज चल रहा है एक स्लो चल रहा है, तो कब मिलेंगे ये कठिन हो जाएगा, लेकिन जब भी मिलेंगे तो किसी एक जगह पे ही तो होंगे ना, तो उसका मतलब है उन दोनों के लिए x की वैल्यू सेम होगी, उन दोनों के लिए x की वैल्यू सेम होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से क्वेश्चन निकलेगा। अदरवाइज अगर तुम ये निकालने लगे कि व्हेन विल दे मीट और तब वेलोसिटी निकाल के रेशियो निकला, तो बाजा बच गया। जब भी मिलेंगे वो एक पोजीशन पे होंगे। कोई दो पार्टिकल कब मिलते हैं? जब वो एक ही समय पर एक ही पोजीशन पे हों। तो जब वो मिलेंगे तो दोनों के लिए x सेम होगा और उनका एम्पलीट्यूड तो सेम है ही, ये तो क्वेश्चन में ही दिया है। यानी जब वो मिलेंगे तो v1 अपॉन v2 बराबर ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 होगा, बराबर T2 बाई T1 हो जाएगा, यानी 6:3 हो जाएगा, यानी 2:1 हो जाएगा सेकेंड आंसर। ये क्रूशियल पॉइंट है कि जब मिलेंगे तो एक्स सेम होगा और एम्पलीट्यूड सेम है, यानी जिस समय भी वो मिलेंगे, कभी भी मिले, ये वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी। तो v1 अपॉन v2 ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 होगा। 21 देखिए, टू बॉयज स्टैंड क्लोज टू ए लॉन्ग स्ट्रेट मेटल पाइप एंड सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। तो एक ये मेटल पाइप भी बना लेते हैं और इसकी लंबाई भी मान लेते हैं L। ये मान लीजिए पहला बॉय है B1, ये मान लीजिए दूसरा बॉय है B2। एक बॉय ने पता नहीं क्यों गोली चला दी और इसने दो साउंड सुनी। यस, दो सुनेगा। क्यों सुनेगा? क्योंकि एक साउंड तो डायरेक्ट एयर से आ जाएगी और दूसरे मेटल से आ जाएगी। तो ये दोनों टाइम मिलेंगे, तो टाइम एयर वाली साउंड सुनने में टाइम लगेगा L अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, और इस साउंड को सुनने में टाइम लगेगा L अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मेटल। वेल मेटल में साउंड की वेलोसिटी ज़्यादा होती है और ये टाइम इंटरवल 1 सेकेंड का है, ये 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल है। दोनों में वेलोसिटी आपको दी गई है, तो इसका मतलब है वो आपसे इस क्वेश्चन में कहा, बहुत सरल सरल हो गए क्वेश्चन, बहुत आराम की लाइफ जी लिए। चलो बेटा आप कैलकुलेशन करो। तो L अपॉन एयर की, एयर में वेलोसिटी, तो एयर में 330 है और L अपॉन ये 3630 है और ये बराबर 1 सेकेंड है। इससे तुम्हें L निकालना पड़ेगा और L अगर कैलकुलेट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो तो हम क्या कैलकुलेट करें इससे। आंसर इसका 363 मीटर आ रहा है। पहले से मैं सॉल्व कर लेता हूँ, पेपर भी मैं ही बनाता हूँ, तो ये मत समझना भाई कि मैं रट करके देख के बोल रहा हूँ, बस खाली ये कैलकुलेशन जैसे फंस रहा है तो इसको हम लोग हमेशा पहले से करके रखते हैं। और अगर आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कर लो, 3630 इंटू 330 और यहाँ आ जाएगा 3630 माइनस 330
और इंटू एल बराबर 1। अब इससे एल की वैल्यू निकालनी है, तो 3630 इंटू 330 अपान इससे माइनस कर दीजिए, तो 0 में से 0 गया 0, 3 में से 0 गया 3, ये आ जाएगा 3300। तो 2 जीरो बेटा काट दीजिए। कैलकुलेशन भी कोई कठिन नहीं थी, 363 मीटर आ रहा है, और लेकिन फिर भी हमने आपको करके दिखा दिया। अब इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस निकालना है। तो पाथ डिफरेंस निकालने का तरीका ये होता है कि पहले तो आप इनके बीच में फेज डिफरेंस देखिए क्या है। तो देखिए ये साइन है, और जब भी हमें फेज डिफरेंस निकालना हो, कई बच्चे इसको पूछते हैं, तो मैं इसको थोड़ा रेड से लिख देता हूं। बेटा ये दोनों यहाँ कॉस है ना, यहाँ साइन है, तो दोनों जगह या तो साइन हो या तो कॉस हो। तो मैं ऐसा लिख देता हूं A2 साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई एक्स अपॉन बीटा और प्लस पाई बाई 2। हमें फॉर्मूला मालूम है कि साइन ऑफ 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो मैंने यहाँ साइन लिखा, और ये पूरा मेरे पास थीटा था तो वो वैसे ही लिखा रहा, और ये पाई बाई 2 हो गया। अब आप देखिए ये φ1 है किसी भी जगह पर, किसी भी एक एक्स पर, किसी भी टाइम पर, ये मेरे पास φ1 है और ये मेरे पास φ2 है। तो डेल्टा फाई कितना हो गया? डेल्टा फाई हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस फाई। भाई दोनों की फेज, यही तो फेज एंगल होता है, तो इन दोनों को माइनस कर दो तो ये वाला टर्म कट जाएगा, ये आएगा। अब तुम्हें चाहिए पाथ डिफरेंस, तो डेल्टा फाई बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। अब देखो यहां से 2 पाई बाई लैम्डा कहाँ से निकलेगा? तो मालूम है ना कि ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है, तो के जो होता है वो 2 पाई बाई लैम्डा होता है, और यहाँ के की जगह क्या आया है? यहाँ के की जगह आया है 2 पाई बाई बीटा। तो 2 पाई बाई लैम्डा का मतलब है 2 पाई बाई बीटा, 2 पाई बाई बीटा डेल्टा एक्स, और ये बेटा है फाई प्लस पाई बाई 2। तो अब डेल्टा एक्स निकाल लो, डेल्टा एक्स बराबर बीटा अपॉन 2 पाई और फाई प्लस पाई बाई 2। ये मेरे पास आंसर आ गया, सेकेंड आंसर आ गया, बीटा अपॉन 2 पाई फाई प्लस पाई बाई 2। तो वेरी गुड क्वेश्चन, मजा आ गया होगा आपको। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर ऑफ द स्क्वायर पर निकालनी है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मैं एक काम करता हूं, पहली बात तो कुछ चीजें बता दूं, ये स्क्वायर है तो ये सारी डिस्टेंसेस a बाई रूट 2 होंगी, आप ज्योमेट्री से जानते हैं। और चूंकि सारी डिस्टेंसेस a बाई रूट 2 हैं, तो a बाई रूट 2 को मैं r लिखने वाला हूँ। तो हमने कह दिया a बाई रूट 2 बराबर r मान लिया। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूँ। सबसे पहले प्लस q की वजह से निकलता हूँ, इधर होगी कितनी हो जाएगी? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर वही ए बाई रूट 2 है, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से, और इसकी वजह से भी इतनी ही होगी। ये भी सेम चार्ज है, डिस्टेंस भी वही है, तो ये दोनों कैंसिल हो जानी है। इसकी वजह से इधर होगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी वजह से भी इधर होगी, तो ये डबल हो जाएगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास आ गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। पहली बात तो बीडी की अलोंग है, तो बीडी के अलोंग तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते हैं, और कितनी है? 2 के की जगह 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू स्क्वायर नहीं क्यू, और अपॉन आर, आर क्या माना था? ए बाई रूट 2। तो ए स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर ऊपर गया, ये दोनों मिलकर के 4 कट जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए स्क्वायर।
तो ये आंसर आ गया सेकंड वाला। और इसी तरीके से ये किया जाता है, इसके बहुत वेरिएशन आप लोग करिएगा, कराए जाते हैं। ये देखिए, ये चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए हेमिस्फीयर, तो ये हेमिस्फीयर है, तो मैंने इनकी मुराद पूरी कर दी। इसको मैंने स्फीयर को ऐसे पूरा कर दिया, तो आधा स्फीयर ऊपर आधा स्फीयर नीचे। अब चार्ज आ गया इस कंप्लीट इमेजिनरी स्फीयर के सेंटर पे, तो सिमेट्री है, तो आधा फ्लक्स ऊपर से जाएगा, आधा फ्लक्स नीचे से जाएगा। तो अगर इस सरफेस से जाने वाला फ्लक्स है तो नीचे वाला आधा जाएगा। ये तो क्लोज सरफेस है, तो Q अपॉन एप्सिलॉन 0 है, तो टोटल Q अपॉन एप्सिलॉन 0 और आधा ऊपर से आधा नीचे से, तो इसका आंसर हो जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। Three capacitors of capacitance 3, 10 and 15 are connected in series, voltage 100 volt। तो सबसे पहले इसकी फिगर बना लीजिए। ये 3 कैपेसिटर है, ये 3 माइक्रोफैराड है, ये 10 माइक्रोफैराड है, ये 15 माइक्रोफैराड है, और इनको जोड़ दे दिया गया 100 वोल्ट से, और कहते हैं चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर। तो बेटा चार्ज तो सीरीज में है, तीनों पर बराबर ही होंगे, तो पहले इक्विवेलेंट निकाल लो। तो 1/c बराबर 1/3 प्लस 1/10 प्लस 1/15। इसका एलसीएम ले लिया, 30 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 3 प्लस 2 1/c। तो c बराबर 30/15 यानी 2, और यूनिट थी माइक्रोफैराड, माइक्रोफैराड यूनिट थी। अब इस इक्विवेलेंट पे चार्ज निकाल लो, Q बराबर CV, तो C है 2 माइक्रोफैराड और वोल्टेज है 100, तो ये 200 माइक्रोफैराड का चार्ज हो गया। अब यहाँ पे 200 माइक्रोकूलम का चार्ज हो गया, ये वोल्ट है, ये फैराड है। अब यही चार्ज इस पर भी होगा, इस पर भी होगा, इस पर भी होगा। आपसे किसी पर भी पूछता है चार्ज यही रहेगा। वोल्टेज पूछता तो जिस पर वोल्टेज पूछता उसके ये चार्ज से उसकी कैपेसिटी को डिवाइड कर दीजिए। यहाँ वोल्टेज पूछा नहीं गया है, 200 माइक्रोकूलम है। तो ये हमारे पास 25 क्वेश्चन हो गए। अब बाकी के 25 क्वेश्चन हमारे आने वाले टीचर पंकज सर, मिश्रा सर वगैरह करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर अच्छा लगते हो तो बेटा कमेंट कर देना, क्योंकि कुछ बच्चे उल्टे सीधे कमेंट भी कर देते हैं, तो उनको जवाब अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर देना, वो लोग पता नहीं। तो आपको अगले टेस्ट में मिलते हैं, और हमेशा की तरह से न्यू लाइट की टीम का, सिंह सर का और हम लोगों का पूरा आपके साथ आशीर्वाद प्यार है। अब आगे की कमान आगे वाले सर संभालेंगे। थैंक यू बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26 है, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। यहां पर बच्चों ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है और इसकी हमें रीडिंग देखनी है क्या होगी। तो यहां पर एक्चुअली में देखा जाता है जो सेल लगे हैं सीरीज और पैरेलल वगैरह कैसे लगे। तो देखो जरा, इस सेल का ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव निगेटिव है, ये पॉजिटिव निगेटिव है, ये पॉजिटिव निगेटिव है और ये पॉजिटिव निगेटिव है। तो इसकी करंट तो इधर से जाएगी, प्लस से निकलती है, और इसकी करंट इधर जाएगी, इसकी इधर जाएगी, इसकी इधर जाएगी, इसकी भी इधर जाएगी। यानी कि ये जो 1 2 3 4 सेल लगे, इनकी करंट इधर जाएगी और इसकी करंट अपोजिट जाएगी, तो इसकी करंट कम होगी और इन सेल के रिजल्टेंट की करंट ज्यादा होगी। तो नेट करंट इसमें इधर जाएगी प्लस से माइनस। नेट करंट किधर जाएगी? प्लस से माइनस। अब नेट करंट जब प्लस से माइनस जाएगी तो यानी कि ये सेल चार्ज होगा, और उसके लिए पहले हमें करंट निकालनी पड़ेगी। तो करंट निकालो, I इज इक्वल टू होता है E नेट अपॉन R नेट। नेट हो जाएगा, देखो ये 4 सेल तो किसमें हो गए 4E राइट कनेक्शन, और ये सेल हो गया रॉन्ग कनेक्शन, तो माइनस E हो जाएगा, और नेट R हो जाएगा 1 2 3 4 5 R हो जाएगा। तो ये आएगा 3E/5R। करंट आ गई। अब चूंकि ये सेल चार्ज हो रहा है, इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। V वोल्टेज का मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इज इक्वल टू चार्जिंग में होता है E प्लस IR, तो E की वैल्यू हो गई E प्लस I की वैल्यू हो गई 3E अपॉन 5R इंटू R। R कैंसिल हो गया,
5 + 3 8E/5 वोल्टेज आया। इसमें 8E/5 कहीं पर नहीं है, इसका मतलब इसमें ये आंसर रॉन्ग है बेटा, है ना। एक बार और चेक कर लेते हैं। देखो इसकी करंट जाएगी ऐसे, तो 4E और इसकी अपोजिट 4E - E, तो 3E/5R हो गया। अब यहां पे ये चूंकि करंट जाएगी तो प्लस एंटर करेगी, तो चार्जिंग होगा, चार्जिंग में E+IR होता है। V = तो E और I की वैल्यू रखो, R कैंसिल हो जाएगा, 5 8E/5 आएगा, इसमें कोई नहीं है, तो यानी कि इसका आंसर रॉन्ग है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग शोन फिगर, टोटल करंट निकालनी है। देखो बच्चों ये करंट 50 इधर जा रही है, 40 और 10 अपोजिट जा रही है, यानी कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है और ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। तो नेट करंट कितनी हो गई 50 और माइनस में 40 + 10, तो 50 और 50 कैंसिल होके 0 आ गया, 0 एम्पियर आ जाएगा, 0 एम्पियर मिलेगा बच्चों, 0 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए सोलिनॉइड 1.5 मीटर लेंथ 4 सेंटीमीटर डायामीटर passes 10 turns per centimeter, a current of 5 ampere flowing through it, the magnetic induction at axis of solenoid, एक्सिस पर मैग्नेटिक इंडक्शन B निकालना है। B कितना होता है μ0 Ni, तो μ0 कितना होता है 4π 10⁻⁻7, n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर मिनट लेंथ। ये देखो 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट कर लो 10⁻², और करंट फ्लो हो रही है 5 एम्पियर, कितना आ जाएगा 5 चौक 20π 10⁻², 3 प्लस हो जाएगा 4, इधर -4 आ जाएगा, तो ये आएगा 2π × 10⁻³ टेस्ला। ये मैग्नेटिक इंडक्शन आ गया। थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों, थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, a charged particle moves with velocity v in uniform magnetic field B, the magnetic force experienced by particle is। चार्ज पार्टिकल, देखो जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चलता है तो थीटा 0 होगा और तब उसमें फोर्स भी 0 होगा, तो यही हो गया आंसर पहला वाला। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है तो फोर्स पैरेलल, यानी कि फोर्स 0 हो जाएगा। ये हो नहीं सकता, बीवी परपेंडिकुलर होंगे तो 0 होता नहीं है, ऑलवेज 0 हो नहीं सकता, तो पहले ही ऑप्शन आ जाएगा बेटा। 30 नंबर क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी यानी कि फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑन एंड ब्रॉड साइड पॉइंट पोजीशन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मैग्नेट। जैसे बच्चों ये मैग्नेट है तो ये एक्सियल हो गया और ये ब्रॉड साइड पोजीशन हो गया इक्वेटोरियल, डिस्टेंस डी सेम है, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एक्सियल पर वो इक्वेटोरियल का या ब्रॉड साइड पोजीशन का डबल होता है बच्चों, तो एक्सियल पर फील्ड हो जाएगा क्या 2:1 आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन आ रहा है बच्चों, ये मालूम है सिंपल सा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता तो भी एक्सियल पर फील्ड इक्वेटोरियल का डबल ही होता है बेटा। आ जाओ 31 पे। 6 वायर्स करंट I1 1, I2 2, I3 3 एम्पियर, I4 1, I4 4 एम्पियर और I6 5 एम्पियर। कट द पेज परपेंडिकुलरली एट पॉइंट 1 2 3 4 5 6, द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ B अराउंड डॉट इज क्लोज पाथ। इसमें क्लोज पाथ में हमें B.dl निकालना है। B.dl क्या आएगा, μ0 होता है I नेट, ये एम्पियर सर्किटल लॉ होता है, जैसे गॉस लॉ होता है वैसे ये लॉ होता है, तो ये हो गया μ0। और नेट करंट कितनी आएगी, देखो ये बाहर है 1 2 3, तो 1 में 1 एम्पियर है, 2 में 2 एम्पियर है और 3 में 3 एम्पियर है। बाहर की तरफ है पॉजिटिव, 4 5 अंदर की तरफ निगेटिव है, तो 4 में -1 होगा और 5 में -4 होगा। कितना मिला 3 2 5 1, 6 में से 5 गया, μ0 मिलेगा वेबर पर मीटर। फोर्थ आंसर आएगा बच्चों इसका।
32 नंबर कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट सच दैट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट, दिस इज द लॉ। बोलो भैया कौन सा लॉ होता है? लेंज लॉ। लेंज लॉ में इंड्यूस करंट उसका हमेशा अपोज करती है जिससे डेवलप होती है। लेंज लॉ होता है जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो। करंट जिससे प्रोड्यूस होती है उसी का अपोज करती है, तो लेंज लॉ हो गया, इसमें कुछ खास बात नहीं है। आगे चलते हैं। द रेशियो ऑफ सेकेंडरी टू प्राइमरी टर्न इन ट्रांसफार्मर 3:2। सेकेंडरी और प्राइमरी कितना आ गया? 3/2। अगर पावर आउटपुट का P है तो इनपुट का पावर कितना होगा? नेग्लेक्टिंग ऑल लॉसेस। ऑल लॉसेस नेग्लेक्ट हैं, यानी कि एफिशिएंसी कितनी है? 100% एफिशिएंसी है। और बच्चों जब एफिशिएंसी 100% होती है तो इनपुट और आउटपुट पावर सेम होता है। इनपुट का मतलब प्राइमरी में पावर, आउटपुट का मतलब सेकेंडरी में पावर, तो इनपुट पावर भी P ही रहेगा। इसमें कोई कैलकुलेशन हम लोग को बच्चों करना ही नहीं है, कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ 300 ओम और इंडक्टेंस 1/pi हेनरी आर कनेक्टेड इन सीरीज टू AC वोल्टेज ऑफ 20 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज करंट, फेज एंगल निकालना है 10 phi। ये LR सर्किट है। LR सर्किट में फेज एंगल होता है XL/R। XL मतलब 2 pi FL/R। वैल्यू रखो 2 pi, फ्रीक्वेंसी 200, इंडक्टेंस 1/pi और रेजिस्टेंस है 300। पाई कैंसिल हो गया, 2 0 कैंसिल हो गया, 4/3 आया। 4/3 का मतलब phi इज इक्वल टू मिला 10 इनवर्स 4/3। फर्स्ट आंसर आ गया बच्चों। ओके बच्चों, 35 EM वेव का है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज पासेस फ्रॉम वैक्यूम इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, वैक्यूम से डाइलेक्ट्रिक मीडियम में विद परमिटिविटी इसकी है 4। देन कौन सा सही है? वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो हम लोग को मालूम है फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी जो है बच्चों वो फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। तो फ्रीक्वेंसी नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी अनचेंज, अनचेंज, अनचेंज। अब इन तीन में से ये तो बेकार हो गया। अब वेवलेंथ देखना है। तो देखो अगर परमिटिविटी 4 है तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है 1/√μ एप्सिलॉन। तो यहां पर जो म्यू होता है वो अनचेंज होता है और एप्सिलॉन 4 हो गया, 4 टाइम्स हो गया, तो 4 टाइम्स में 2 निकल आएगा बाहर। जब बाहर निकल आएगा 4 टाइम्स से तो यहां पर यानी कि वेलोसिटी कितनी हो गई? आधी हो गई। जब यहां पर हम लोग म्यू की वैल्यू 4 रखेंगे, 4 टाइम्स बाहर निकल आएगा, तो वेलोसिटी कितनी हो गई? हाफ वेलोसिटी हो गई। वेलोसिटी अगर आधी हो गई तो v बराबर n लैम्डा लगा दो। फ्रीक्वेंसी सेम है, वेलोसिटी हाफ हो गई तो वेवलेंथ भी कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। वेवलेंथ हाफ कौन सा है? फ्रीक्वेंसी। ये थर्ड आंसर आ रहा है बच्चों। थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके बच्चों, चलो बच्चों, ओके। चलिए बच्चों, आप लोगों ने 35 तक कंप्लीट कर लिए हैं क्वेश्चंस। आप 36 पर बच्चों जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इस तरह का सवाल आ सकता है ना? तो इसके लिए बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रहिए। देखिए क्या कहा गया है। एक ऑब्जेक्ट को लिखा है ना, एन ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ लेंस। अब ये लेंस कौन सा है? ये किस तरीके का लेंस है? हैज एन इमेज 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस। जैसे ही हम अगर कहते हैं कि बिहाइंड द लेंस, तो आप सभी लोग एक बात समझ जाइएगा, आपको ये पढ़ना पड़ेगा, है ना, कि क्वेश्चन में ढूंढना पड़ेगा कि बिहाइंड दिया गया है या इन फ्रंट ऑफ लेंस दिया गया है। अगर ऑब्जेक्ट होता है यहां, इमेज बनती है यहां, ऑब्जेक्ट होता है आपका 10 सेंटीमीटर पर
और इमेज बनती है 20 सेंटीमीटर पर, लेकिन बिहाइंड। तो बेटा ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। अगर बिहाइंड की बात आती है तो लेंस 100% आपका कैसा होगा? कॉन्वेक्स लेंस होगा, क्योंकि कॉनकेव लेंस में आपने पढ़ा है सारी की सारी कंडीशंस में आपका कॉनकेव लेंस होगा तो इमेज उधर ही बनाता है जिधर ऑब्जेक्ट होता है, और हर एक पोजीशन फिक्स रहती है उसकी, और वर्चुअल इमेज होती है। क्योंकि यहां पर उन्होंने कहा है बिहाइंड द लेंस इमेज बनती है, तो कंफर्म है लेंस कैसा है? आपका कॉन्वेक्स। अब पावर निकालने के लिए 100/f का सहारा लेंगे और f को रखेंगे सेंटीमीटर में, तब हमारी पावर आ जाएगी डायोप्टर। तो बेटा आपको एक काम करना है कि, और प्लस में रहेगी क्योंकि फोकल लेंथ प्लस में रहती है, तो प्लस में पावर रहेगी। ये बात तो समझ में आ रही है आपको? तो यहां पर 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u करेंगे। यहां पर हम 1/f इक्वल टू बेटा आएगा 1/20 माइनस माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, u साइन कन्वेंशन लगाएंगे। साइन कन्वेंशन क्या होता है? इंसिडेंट रे आती है ऑब्जेक्ट से, इसकी डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं, इसके ऑपोजिट क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। यही साइन कन्वेंशन लेना होता है। प्लस हो जाएगा तो 1/f इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1/20 और प्लस का 1/10, तो बेटा दिस विल बी 3/20। ऐड करने पर आया 1/f, एक मल्टीप्लाई करेंगे 100 का इधर भी, ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए? ये आ जाए हमारा एक तरीके से पावर में, और यहां पर भी 100 का मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा प्लस का 15, वो भी डायोप्टर। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा दैट विल बी फोर्थ ऑप्शन विच इज करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों ये आपका हमारा क्वेश्चन नंबर था। कौन सा नंबर था? 36 नंबर। अब हम आ जाते हैं 37 नंबर पे। 37 नंबर जो क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स लेंस, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली कॉन्वेक्स लेंस को समझते हैं जरा एक बार। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, इसका आपको म्यू गिवन है, एंड फिगर दिया गया है व्हाट डिस्टेंस, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस पॉइंट ऑब्जेक्ट रखना है, यानी यू निकालना है, शुड बी प्लेस सो दैट इट्स इमेज फॉर्म्ड एट इट्स ओन इटसेल्फ। मतलब अगर ऑब्जेक्ट की इमेज इसी के ऊपर बनाना चाहते हो तो आपको पता है कौन सी कंडीशन पे आपको रखना पड़ेगा? आपको ऐसा रखना पड़ेगा कि रे ऑफ लाइट हमारी जो होगी वो ऐसे आनी चाहिए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये रे ऑफ लाइट हमारी रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करनी चाहिए? जहां से पास करेगी वही पॉइंट है बेटा फोकस का। यानी आपको इनडायरेक्टली क्या फाइंड करना है? फोकल लेंथ फाइंड करनी है। फिर से सुनो भैया, क्यों ऐसा? ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट जाएगी, और ये जब जाएगी तो लेंस से कैसी होगी भाई? लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद ऐसी रिफ्रैक्ट होनी चाहिए कि ये आपकी नॉर्मल इंसिडेंस पर आए, और प्लेन मिरर लगा है, और प्लेन मिरर नॉर्मल इंसिडेंस पर क्या करता है? रिटर्न बैक, यानी रिट्रेस करता है। अब प्लेन मिरर इसको आपका जाते समय और आते समय रिट्रेस कर देगा, तो आपकी जो रे है वो इसी पाथ को फॉलो करनी चाहिए। और आपको पता है जब ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा तो ये वाली आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप जरा उधर से आते समय समझ लीजिए कि आपकी रे कैसी आ रही है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। इधर कहां से जाएगी? निश्चित तौर पे जाएगी फोकस से पास करेगी। तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया? फोकस। आपको निकालना क्या है? सिर्फ फोकल लेंथ निकालनी है। बात समझ में आ गई? एक बार मैं फिर बताता हूं। यहां ऑब्जेक्ट जो हमारा है ये इंसिडेंट रे देगा पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो ये यहां लेंस से रिफ्रेक्ट करने के बाद आपकी दूसरी तरफ जाएगी, तो वापस लौट आने के लिए, क्योंकि इमेज तो ऑब्जेक्ट पर बनानी है, रे को रिट्रेस कराना पड़ेगा। और रे का रिट्रेसिंग का कंसेप्ट आपने पढ़ा है नॉर्मल इंसिडेंस में। तो प्लेन मिरर पर नॉर्मल इंसिडेंस जब होगा तभी रे रिट्रेस करेगी, और जब रिट्रेस करेगी तो ये वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो जब पैरेलल आ रही है तो ये फोकस पे आकर, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी मालूम है पैरेलल आने वाली रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन के बाद
फोकस से पास करती हैं। तो अब अल्टीमेटली हमें फाइंड करना है और वो भी निकालना है फोकल लेंथ। तो एक आपको शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था मैंने, जिसमें मैंने कहा था आपको अगर कॉन्वेक्स लेंस हो तो ये लगा दिया करिए, लेंस मेकर से ही निकाला है। अगर कॉनकेव लेंस हो तो आप केवल यहाँ माइनस और ऐड कर दिया करिए, बस काम खत्म। लेकिन अब आप एक बात समझिए, ये तभी लग सकता है जब R1 और R2 की वैल्यू इक्वल होती है। अगर अनइक्वल होती है तो आपको ये नहीं लगाना होगा, तब आपको लेंस मेकर के पुराने फॉर्मूले पे जाना होगा। ठीक, अब लगने वाला फॉर्मूला यही है, R की वैल्यू मालूम है, म्यू की वैल्यू मालूम है, पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। और वो क्यों करेक्ट आंसर है? क्योंकि इसी पोजीशन पर इमेज बनानी है। अब आ जाते हैं बेटा हम लोग 38 नंबर पे। व्हेन अ सर्टेन मेटालिक, बेटा साफ साफ लिखा है, सर्टेन मेटालिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड with monochromatic light of wavelength lambda, the stopping potential for photoelectric current is 3V0। तो अब एक बेटा हमारे पास फॉर्मूला होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, और इसमें हमें फाइंड करना है लैम्डा नॉट, क्योंकि हमें निकालना है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। निकालना क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ऐसा फॉर्मूला रखिए जो जिसमें आपका बहुत सारे आइंस्टाइन के फॉर्मूले हैं, ऐसा रखिए जिसमें आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आती हो। तो केस 1 क्या है? वेवलेंथ इंसिडेंट लाइट की लैम्डा और स्टॉपिंग वोल्टेज कितना? तो बेटा 3V0 पुट कर दीजिए, यहां पर आ जाएगा E और ये आ जाएगा 3V0। और इस समय वेवलेंथ कितनी है? लैम्डा माइनस HC बाई लैम्डा नॉट, इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाएंगे हम लोग दूसरी वाली कंडीशन पर, when the same metallic surface illuminated with the light of wavelength 2 lambda। अब यहां पर लैम्डा की जगह क्या कर देंगे? 2 लैम्डा कर देंगे, माइनस कितना आ जाएगा? HC बाई लैम्डा नॉट। ये तो बदलना नहीं है क्योंकि सरफेस तो सेम है। स्टॉपिंग वोल्टेज कितना आ गया? V0। इक्वेशन नंबर 1 और 2 आ गई। आपको ये बात समझ में आई? ये PYQ में बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, आएगा 24 में भी आ सकता है। तो इक्वेशन के हिसाब से लैम्डा और EV0 पुट कर लिया हमने, तो इसको डिवाइड करते हैं। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ऊपर है 3EV0 और नीचे है बेटा EV0, और यहां पर आ जाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? HC कॉमन ले लेंगे, 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट आएगा, और HC कॉमन ले लेंगे तो 1 बाई लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट आएगा। और बच्चों क्या करना होगा हम लोगों को? ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये आएगा 3 बाई 2 लैम्डा 3 बाई लैम्डा नॉट, यह आएगा 1 बाई लैम्डा 1 बाई लैम्डा नॉट। सारे लैम्डा नॉट उधर ले जाइए, लैम्डा को इधर लाइए, तो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 1 बाई लैम्डा नॉट माइनस 3 बाई, अच्छा इसको इधर ले आए तो बेटर रहेगा, 3 बाई 2 लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा 3 बाई लैम्डा नॉट माइनस का 1 बाई लैम्डा। ये देखो 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। दिस इज एंड बेटा एक बात और समझिएगा ध्यान से, ये कितना आ जाएगा? 2 नीचे 2 ऊपर, 1 बाई 2 लैम्डा आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो लैम्डा नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 लैम्डा आ जाएगी। तो मेरे बच्चों एक बात समझ लीजिएगा ध्यान से, आप यहां पर 4 लैम्डा नॉट, लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा नॉट की वैल्यू 4 लैम्डा आ रही है, यानी जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो हमारी 4 लैम्डा आ रही है। करेक्ट आंसर हमारा 4 लैम्डा है। आ जाते हैं आगे, इंसिडेंट फोटोन इन्वॉल्व इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। बच्चों थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कभी भी इंसिडेंट फोटोन, लाइट फोटोन जब आपका गिरेगा, तो कभी भी जब आपका किसी मेटल सरफेस पे गिरेगा और अगर एनर्जी इसकी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने के लिए वर्क फंक्शन यानी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होती है या बराबर होती है, तो कंप्लीटली ट्रैप हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो मेटल सरफेस पर गिरने वाले सभी फोटोनों को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उस एनर्जी को
काइनेटिक एनर्जी में और वर्क फंक्शन में डिवाइड करते हैं। तो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है अगर इलेक्ट्रॉन, अगर देखो ये ध्यान रखना, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी अगर हमारी थ्रेशोल्ड यानी कि लिमिटिंग वैल्यू यानी कि वर्क फंक्शन के इक्वल और बराबर और ज्यादा होती है तभी होगा ये काम। तब नहीं होगा जब ऐसी कंडीशन आ जाए, जब ये गिरने वाले फोटोन की एनर्जी कम है तो उस समय एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। समझिए बात को, उस समय एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है, जिसका मतलब हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह ही रहा है, तो कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, कंप्लीटली डिसअपियर। कौन डिसअपियर हो जाएगा? इंसिडेंट फोटोन गायब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मेरी बात सबको समझ में आ गई? बोलो बेटा। 39 क्वेश्चन क्लियर हो गया, कंप्लीटली डिसअपियर हो गया। आइए आगे बढ़ जाते हैं। 39 का आंसर फर्स्ट है। 39 के बाद आते हैं 39 के बाद बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ये कभी भी हमारा पीवाईक्यू में आपको मिलेगा नहीं इस तरह का। एक्चुअली ये है क्या, हमारी पास जो बेटा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है, इस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो आपके पास स्क्रीन होती है बेटा, स्क्रीन जो स्क्रीन होती है ये कैपिटल डी डिस्टेंस पर होती है बेटा। ठीक है, पक्की बात। जो स्लिट्स होती हैं S1 और S2 इनकी डिस्टेंस होती है स्मॉल डी। इसको स्लिट सेपरेशन भी कहा जाता है। डन। अब हमसे कह रहा है मिसिंग वेवलेंथ निकालनी है। पहली बात तो ये सवाल इसलिए रखा गया है कि एक फॉर्मूला डायरेक्ट आप लर्न करने का कोशिश करें, ट्राई करें, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला तैयार हो गया तो अगर इन केस ये कभी आया नहीं, अगर आ गया तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपका और बड़े आराम से कर लोगे आप। तो हम लोग न्यू लाइट वाले हैं तो कुछ आगे रहेंगे। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ वन स्लिट, किसी एक स्लिट पर आप उसके ठीक सामने निकालो, यहां पे हमारी वेव गिरेगी, इसके ठीक सामने इस पॉइंट पर आपको बहुत सारी हो सकता है यहां पे ब्राइट या डार्क, तो यहां कह रहा है मिसिंग वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो बच्चों अगर कभी सपोज करिएगा ऐसी कंडीशन आ जाए कि मिसिंग वेवलेंथ का सवाल पूछा जाता है, तो ऐसे कंडीशन में मैं आपको बता दूं कि मिसिंग वेवलेंथ के लिए यहां से भी लाइट जाएगी, लाइट वेव, और यहां से इनके सामने जाएगी, तो इंटरफेरेंस होने पर जो मिसिंग वेवलेंथ का फॉर्मूला आएगा ये लर्न कर लिया। मिसिंग वेवलेंथ, इसका जो फॉर्मूला आएगा बेटा लैम्डा इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम डी स्क्वायर अपॉन डी। ये तो सभी में रहे, सभी में। यहां पे आएगा 2n प्लस 1, और n की वैल्यू कभी भी 0 से नहीं होगी। हमेशा मिसिंग वेवलेंथ निकालने के लिए 1 2 3 4 ऐसे चलेंगे, तो हम लोग इससे आराम से फाइंड कर लेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों आप जरा निकाल के दिखाइएगा। तो अब जरूरी नहीं है, हमसे ये नहीं कह रहा है कौन सी मिसिंग वेवलेंथ, तो जब हम n बराबर 1 पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी डी स्क्वायर अपॉन 3d। n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो लैम्डा की कितनी वैल्यू आ जाएगी, डी स्क्वायर अपॉन बेटा देखो 2 2 जा 4 यानी कि 5d आ जाएगा। इसका मतलब हम लोग एक बात समझ गए हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे मिलेगा आपको 3, यहाँ पे मिलेगा 5, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 5 3 नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। तो हम लोग ऐसे देखेंगे कि नीचे डिनोमिनेटर में ऑड नंबर आएगा। मिसिंग वेवलेंथ फिक्स है, बदलना नहीं। डिनोमिनेटर में ऑड नंबर क्या, 3 फिर 5 फिर 7 फिर, क्योंकि n की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तो 3 कर लेगी, 2 पुट करेंगे तो ये 5 बना देगी, 3 पुट कर लेंगे तो 7 बना देगी। तो मुझे ऐसा लगता है मेरे प्यारे बच्चों को ये फॉर्मूला अगर याद हो जाए तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनेगा। ठीक है बेटा, आते हैं प्लेन वेव फ्रंट है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका हाइगेंस प्रिंसिपल पर है, और बेटा इसमें जो आपका प्लेन वेव फ्रंट आता है, प्लेन वेव फ्रंट आता है ना,
इस तरह से आता है प्लेन वेव फ्रंट, इस तरह से आता है प्लेन वेव फ्रंट। और प्लेन वेव फ्रंट हमारा जब इस तरह से आएगा तो ये जब आके यहां पर आएगा, और देखो बेटा इन्होंने बोला है कि मेकिंग एन एंगल, एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल बना रहा है इंसिडेंट वेव फ्रंट, किसके साथ बना रहा है, ये वेव फ्रंट ऐसे आ रहा है यहां से लेकर यहां तक, ये प्लेन वाला इतना आ रहा है। तो हाइगन प्रिंसिपल में इसका वेव फॉर्म में, लाइट का वेव नेचर में वेव फ्रंट आता है और उसी का रिफ्रैक्शन होता है। तो ये रिफ्रैक्शन यानी यहां पर मीडियम अलग है, यहां पर मीडियम अलग है, तो विद हॉरिजॉन्टल ये वाला कितना एंगल बनाता है, ये 37 डिग्री बनाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम म्यू इक्वल टू 1 टू द मीडियम। बेटा इसका मतलब यहां से हमारा वेव फ्रंट आएगा और ग्लास में जा रहा है, तो निश्चित तौर पे आपको मालूम है कि ये हमारी बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। तो जब रिफ्रैक्शन करेंगे तब तो नॉर्मल की तरफ एंड टर्न हो जाएगा, लेकिन जब हम रिफ्लेक्ट करेंगे, इन्होंने बोला है एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, तो क्योंकि रिफ्लेक्शन की बात कही है, रिफ्रैक्शन की बात नहीं कही है, तो जब हम यहां से रिफ्रैक्शन कराएंगे, ये हमारा कौन सा वेव फ्रंट है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट हो जाती है। और आपको मालूम है रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है ये हमारी बेटा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है, आई इक्वल टू एंगल आर, और एंगल 90 माइनस आई इक्वल टू 90 माइनस आर। तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि अगर आपको ये वाला एंगल भी दिया है तो यही वाला एंगल यहां भी इक्वल होगा, तो इसका मतलब है विद हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्टेड वेव का एंगल भी वही आएगा जितना कि हमारा आई होगा, आई इक्वल टू आर। तो मुझे लगता है सभी प्यारे बच्चे अब ये जान जाएंगे कि यहां पर एंगल कितना होगा। मेरी बात समझ गए हैं प्यारे बच्चे, मेरी बात समझ गए हैं? तो 37 डिग्री पे एंगल कितना आता है, साइन 37 डिग्री अगर निकालेंगे हम लोग, है ना, तो वही एंगल मिलेगा हमको, जितना एंगल यहाँ है वही एंगल हमको यहाँ पर मिलेगा। तो 3/5 हमें इसका आंसर रखना होगा बेटा, तो पर एंगल बिल्कुल सेम होगा, साइन के साथ 3/5 आंसर रखना होगा। ठीक है, तो बच्चों आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अपने आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। YDAC का ये भी एक बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है, और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस क्वेश्चन में YDAC का क्वेश्चन एक और मिला है, निश्चित तौर पे आपको एग्जाम में मिलने की पॉसिबिलिटी है। ये विड्थ हमारी जो है, फ्रिंज विड्थ हमारी दी गई है, और अगर हमको पूरे अपरेटस को पानी में डुबो देते हैं, वाटर में डुबो देते हैं, तो हमें मालूम है कि जितनी भी फ्रिंज की विड्थ वाटर में होगी, एयर वाली जो विड्थ होती है उससे उसको म्यू से डिवाइड कर देंगे, यानी 1/μ टाइम्स हो जाती है, और म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। तो हम लोग कहते हैं कि मीडियम में जाने पर विड्थ ऑफ द फ्रिंज डिक्रीज करती है, फ्रिंज मोटी की बजाय पतली बनती है, सकरी बनती है ना। तो ये तो कहानी हो गई इसकी थ्योरी की। अब हमें निकालनी है, तो एयर में कितनी विड्थ हो जाएगी, 0.4 mm, और बेटा म्यू की कितनी वैल्यू है 4/3, इससे कटम कट हो जाएगा, तो 0.3 mm का आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लोग कट करके 0.3 mm का आंसर लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, पहली बात तो हम लोग कभी भी अगर बात करते हैं बेटा, किसी भी अगर एटम के केस में आप पढ़ा है आपने, तो अगर कोई भी n = 1 ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन, n = 2 ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन, n = 3 ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन, तो n चेंज हो रहा है ऑर्बिटल है, यानी कि mvr nh/2π। मेरे प्यारे बच्चों, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ z, ये z से फ्री है, z इसमें है ही नहीं, ये z से फ्री है। और जब ये z से फ्री है तो किसी भी एटम में ग्राउंड स्टेट में, इन्होंने जो बोला है ना कि एंगुलर मोमेंटम इन ग्राउंड स्टेट इज L1, और किसी लिथियम के केस में L2 हो तो L1 = L2 होगा, क्योंकि लिथियम हो या हीलियम हो या कोई भी हाइड्रोजन लाइक एटम हो, एंगुलर मोमेंटम ग्राउंड स्टेट का तो वही रहेगा जो आपका हाइड्रोजन का था, क्योंकि इसमें कहीं भी Z नहीं आता है। गेटिंग माई पॉइंट? कोई पूछे आपसे, इसमें एडिशनल क्वेश्चन एक और बता देता हूं, कोई पूछे इसका एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा,
तो 1h/2π। बेटा इसका एंगुलर मोमेंटम पूछ सकता है, सेकंड है ना, और n = 2 का जब पूछेगा तो आप कितना आंसर दोगे, 2h/2π। तो मैं आपको बताऊं कि 2 तो कट जाएगा, आंसर आएगा h/π। तो अगर कब कब ऐसा क्वेश्चन बन जाए व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो भाई साहब दुनिया ढूंढेगी h/2π का ऑप्शन, आप ढूंढोगे प्रॉपरली h/π, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, इस तरह का सवाल आ सकता है। आगे बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इन द गिवन सर्किट, ये है हमारा एक तरीके से, ये है हमारा जेनर डायोड। तो ये वोल्टेज स्टेबलाइजर का कंसेप्ट हो गया। वोल्टेज स्टेबलाइजर ये कहता है कि जितना VZ होता है उतना ही VL होता है। मतलब जेनर डायोड जहां सर्किट में लगाएंगे उसी के पैरेलल में हम लोड रेजिस्टेंस लगा देंगे। आपके घरों में भी अगर सपोज करिएगा घर में कहीं पर भी स्टेबलाइजर लगा है, तो स्टेबलाइजर हमारे इस रूम में स्टेबलाइजर लगा है कि वोल्टेज यूनिफॉर्म रहे, तो सारी डिवाइसेस पैरेलल में लगी होती हैं। घर की वायरिंग आपको पता है, और उसमें हमने पैरेलल में स्विच बोर्ड पर पैरेलल में स्टेबलाइजर डाला है। ठीक है, तो मेरे बच्चों इसका मतलब है 12 वोल्ट यहां पर सप्लाई भी हो जाएगी। इसका मतलब ये हमारा सेम होगा, तो VL = VZ आ जाएगा। तो दिस इज 12 वोल्ट, और RL की वैल्यू है 2 किलो ओम। देख रहे हैं, ये RL है, लोड। हमसे कह रहा है करंट इन लोड रेजिस्टेंस बताइए, करंट लोड में निकालना है। तो VL/RL करेंगे। VL की वैल्यू है हमारी 12 और RL की वैल्यू है 2 × 10⁻3। बेटा ये आ जाएगा 6 × 10⁻³ एम्पियर। -3 हटा देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी बेटा, यहां पर 6 मिली एम्पियर की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने यहां पर कौन सी वैल्यू हटाई है, -3 वाली वैल्यू को हटाया है। ठीक, तो नेक्स्ट वाले पर आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन अगला हमारा है फॉरवर्ड बाइजिंग कौन सा सर्किट है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए, आराम से आप कर सकते हैं। ये लो पोटेंशियल है, ये हाई पोटेंशियल है, फॉरवर्ड बाइजिंग की बात कह रहा है। तो हमसे तो फॉरवर्ड बाइजिंग की जब बात कहेगा तो हमें तो आंसर बेटा यहाँ पे देखना है कि कौन सा हाई पर है, कौन सा लो पर है। तो विच ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, P टाइप होना चाहिए हाई और N टाइप होना चाहिए लो। तो P टाइप हाई यहां दिया है, N टाइप लो यहां दिया है। यहां पर ये हाई है, यहां पर ये लो है, ये हाई है। तो एक बात समझ लीजिएगा ध्यान से, इसका जो थर्ड वाला आंसर है ये लो है, ये हाई है। इसका जो थर्ड वाला आंसर है बेटा, दिस थर्ड आंसर में ये जो P है, P टाइप, वो हमारा 0 से कनेक्टेड है और N टाइप हमारा -2 से है। तो हमारे पास ये जो वैल्यू हो जाएगी वो समझ में आ गई होगी आप लोगों को। आगे बढ़ जाते हैं। तो थर्ड वाला आंसर हमारा बेटा, क्योंकि 0 है इस वजह से इसका आंसर 45 का थर्ड वाला करेक्ट आंसर है। बच्चों इसमें कहा गया है कि एक पर्टिकुलर हाइड्रोजन लाइक एटम है, पता नहीं कौन सा हाइड्रोजन लाइक एटम है। तो हम लोग तो एक बात जानते हैं, आपको मैं कॉन्सेप्ट इसका बता देता हूं। यहां पर आपका हाइड्रोजन एटम है, और हाइड्रोजन एटम में जो हमारी फर्स्ट वाली शेल है, सेकंड वाली है बेटा, थर्ड वाली है। तो फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में, थर्ड वाले में हम लोग जब बात करेंगे तो यहाँ पर हमारी हाइड्रोजन में आ जाती है -13.6, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है इनकी एनर्जी। अगर हम हाइड्रोजन लाइक एटम ले लेते हैं तो हाइड्रोजन लाइक एटम में ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी आ जाएगी बेटा, वो आ जाएगी -13.6 × Z², यानी कि Z²। और बेटा इसी तरह से हम सेकंड में निकालेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड में, तो जो वहां हाइड्रोजन की है उसी में हम मल्टीप्लाइड बाई Z² कर देंगे। तो मेरे बच्चे आप एक काम करेंगे, इन्होंने कहा क्या है, एक्चुअली हर ऑर्बिट हमारी हाइड्रोजन लाइक में Z² का मल्टीप्लाई करके एनर्जी बताएगी।
इन्होंने कहा है कि 122.4 ये बाइंडिंग एनर्जी है ग्राउंड स्टेट के लिए। मालूम है क्या कहना चाहते हैं? जैसे व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो किसी भी हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट में बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? तो जितनी एनर्जी ये है उतनी ही एनर्जी को प्लस में बोल दोगे तो वो बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड से इनफाइनाइट पर ले जाने में जितना एनर्जी देनी पड़े, तो देने का मतलब है ऐड हो रही है, प्लस का साइन होगा, प्लस का 122 दिया है। इसका मतलब समझ गए? बाइंडिंग एनर्जी बारे में बोलने का मतलब है कि वो उतनी ही हमारी माइनस में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में है और उतनी ही प्लस में बाइंडिंग एनर्जी हो जाती है। तो कहना ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ग्राउंड स्टेट में माइनस का 122.4 है, वो ये कहना चाहते हैं। इसका मतलब अगर हम ग्राउंड स्टेट में एनर्जी माइनस का 122.4 मान लें तो ये हमारा डिवाइड करने के बाद z की वैल्यू आ जाएगी 9 और z की वैल्यू आ जाएगी 3। तो हाइड्रोजन लाइक एटम में ग्राउंड में एनर्जी ये मानी जाए, अगर माइनस माइनस कट जाएगा और z की वैल्यू 3 आ जाएगी तो ये करेक्ट है। तो पहली बात तो किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम में किसी भी ऑर्बिट में अगर दिया जाता है एनर्जी तो उसको हाइड्रोजन से कंपेयर करके मल्टीप्लाइड बाई z स्क्वायर के इक्वेट कर दिया करो, ठीक। अब फोटोन ऑफ दिस एनर्जी विल कैन इंटरेक्ट इट टू एक्साइट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी कि हमें यहां से इलेक्ट्रॉन यहां भेजना है तो इनकी एनर्जी का डिफरेंस निकालना है। अब जब z की वैल्यू 3 आ ही गई तो 3 यहां रख दोगे तो 9 आ जाएगा, तो इसकी एनर्जी कितनी आ जाएगी? माइनस का 9 4 जा 36 पॉइंट का 6 3 आ जाएगा, ये 30 पॉइंट आ जाएगा और इसको माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 91.8। तो ये करेक्ट है। इसका मतलब ये वाली बात बिल्कुल करेक्ट है बेटा, ये वाली बात बिल्कुल करेक्ट है। इन्होंने पूछा है इनकरेक्ट, ये करेक्ट, ये करेक्ट, पूछा क्या गया है? इनकरेक्ट। मालूम है क्या होती है एक्साइटेशन एनर्जी? फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट के बीच की एनर्जी का डिफरेंस, तो वो तो 91.8 आ रहा है। 122.4 माइनस का 30.6, इनका डिफरेंस 91. कह रहा है फोटोन ऑफ दिस एनर्जी विल लिमिट इलेक्ट्रॉन जंप थर्ड से लेकर 1, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं बता देता हूं। जब यार भाई आपकी थर्ड वाले की एनर्जी निकालोगे आप तो कितनी निकलेगी? जो हमारी हाइड्रोजन की है उसमें हम मल्टीप्लाई कर दें z स्क्वायर का, यानी कि 3 स्क्वायर का, यानी कि 9, तो हमारे पास आ जाएगी ये वैल्यू समथिंग करीब करीब 1.3 है ना, 13.5। तो इसका आंसर जो आएगा, डिफरेंस आएगा, वो 12 पॉइंट नहीं आएगा। एक्चुअली ये वैल्यू आपको याद आ रही हो, ये वैल्यू आपको दी गई थी किसमें? हाइड्रोजन के लिए, तो ये वैल्यू इसकी नहीं हो सकती है, ये इनकरेक्ट है। यही हमारा आंसर आ जाएगा। फोटोन ऑफ एनर्जी दिस मच विल इमिट व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड टू फर्स्ट। हाँ, ये तो निकालना ही पड़ेगा, तो हमें थर्ड से निकालना ही पड़ेगा। तो मैं थर्ड का कैलकुलेट ही किए देता हूं। तो थर्ड का कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 1.5 इंटू 9, बेटा आ जाएगा 13.5। इसका डिफरेंस निकालेंगे हम लोग, तो आपके पास आ जाएगा 122.4 माइनस 13.5, ये 108 आ रहा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा बेटा, दिस इज 108.81। तो करेक्ट हमारा आंसर, मतलब ये चीज करेक्ट है। चौथा वाला ऑप्शन इनकरेक्ट पूछा गया है, तब तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा ना, करेक्ट करेक्ट निकालने पड़ेंगे, है ना। ठीक, आगे बढ़ जाते। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द एटम, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द एटम ए एंड बी, ये दिया गया है। अब 3 एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फ्यूज टू गिव ए, यानी कि बी के 3 एटम्स मिलकर ये देते हैं ए, यानी कि हमारे पास 3b इक्वल टू आता है ए। ये प्रोडक्ट होता है, ये रिएक्टेंट होता है, ये रिएक्टेंट है बेटा, और ये बेटा आपका प्रोडक्ट है। तो बात समझिएगा। एक्चुअली प्लस कुछ एनर्जी निकलेगी। दिस फ्यूजन प्रोसेस अकम्पेन्ड बाई रिलीज ऑफ एनर्जी ई। तो मैं आपको इसका एक कॉन्सेप्ट बता चुका हूं कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, क्योंकि 3 एटम्स बी के हैं, तो 3 इंटू ई बी, एक एटम की है ई बी, तो 3 की हो जाएगी 3। इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? ई ए, और प्लस ये वाली एनर्जी,
तो हम लोग करते क्या है, जो एनर्जी रिलीज का फॉर्मूला होता है, एनर्जी रिलीज का जो फॉर्मूला होता है वो है बेटा हमारा E इक्वल टू निकालेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की कितनी बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की है EA, तो EA माइनस का E, देखो बेटा प्रोडक्ट की है A माइनस का 3EB, ये रिएक्टेंट की है, और इक्वल टू आ जाएगा E। अब आप इसको इधर ले आएंगे तो E प्लस आ जाएगा, अगर हम निकालेंगे तो E प्लस आ जाएगा और 3EB आ जाएगा, राइट। ऐसे कर लेंगे या इसको इधर ले आएंगे, तो आप इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले आइए, तो मैचिंग हो जाएगी थर्ड वाले आंसर से। तो 3EB इज इक्वल टू EA माइनस E। तो कुल मिलाकर समझना बेटा ये है ना। हो सकता है कि इसका सॉल्यूशन देखो तो उसमें सॉल्यूशन में आपको प्रिंटिंग में कुछ मिस्टेक मिले, लेकिन ऑप्शन सही है। क्या है, थर्ड ऑप्शन। क्यों थर्ड है, क्योंकि प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी में से रिएक्टेंट की माइनस करेंगे तो हमारी एनर्जी रिलीज आ जाएगी, और EB को उधर कर देंगे, E को इधर कर देंगे, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा थर्ड। बेटा असर्शन दिया गया है एनर्जी E मोमेंटम P ऑफ फोटोन रिलेटेड बाई, फॉर्मूला होता है E इक्वल टू PC, तो फिर P इक्वल टू होता है E बाई C। बात को समझिएगा ध्यान से, P इक्वल टू होता है E बाई C। क्वेश्चन में कहा गया ये तो सही है, करेक्ट, ये ट्रू है। अब कहा गया फोटोन बिहेव लाइक अ पार्टिकल, तो देखो मोमेंटम का होना पार्टिकल की बात बताता है। मोमेंटम अगर हम किसी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं तो पार्टिकल की बात बताता है, बात को समझिएगा। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है, इन्होंने बोला ना फोटोन बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल, इसका मतलब हम अगर बात करें तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है ना। और इसमें जब मोमेंटम की बात कर रहा है, मोमेंटम की बात कर रहा है, तो एक रिलेशन है जो हमारे पार्टिकल, देखो भैया एक बात सारे बच्चे समझिएगा, पार्टिकल लिखा है ना कि फोटोन बिहेव लाइक ए पार्टिकल, कि अब इस वाले से केवल पार्टिकल का बिहेवियर प्रूफ हो रहा है, ये बात तो हम नहीं कह सकते। केवल इतने स्टेटमेंट से हम अगर कह दें कि एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ए फोटोन रिलेटेड बाय दिस, ठीक है, तो हम इस वाले केवल स्टेटमेंट से कह दें कि ये केवल पार्टिकल प्रूफ हो रहा है, ये भी बात तो समझ में आ रही बात आपको। केवल इस रिलेशन से कह दें कि ये फोटोन पार्टिकल प्रूफ हो रहा है, तो ये 100% बात ये क्लियर नहीं हो रही है। सिर्फ यही रिलेशन ऐसा नहीं है, इसमें काइनेटिक मास भी आता है। पार्टिकल केवल प्रूफ करने की बात कर रहे हैं, बिहेव लाइक ए पार्टिकल, तो इसमें तो बेटा ध्यान रखो कि मोमेंटम तो हमारा जो फोटोन होगा वो पार्टिकल बताएगा जरूर, लेकिन यही फॉर्मूला बताएगा, ये बात नहीं क्लियर है। इसका मतलब ये इसको एक्सप्लेन नहीं करेगा, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं करेगा। बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा इसको, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। बेटा यहां पर लाइमन सीरीज मिलती है आपकी 1 पर आने पर, कुछ भी करिए 1 पर आइए तो लाइमन सीरीज मिलेगी आपकी। और अगर आप ब्रैकेट सीरीज की बात करेंगे तो आप 4 पर आएंगे, 5 पर आएंगे तो फर्न सीरीज आएगी। 3 पर आएंगे किसी हायर से तो आपको मिलेगी बेटा, 3 पर आएंगे तो मिलेगी पार्शन सीरीज, और 2 पर आएंगे कहीं से भी आएंगे तो मिलेगी आपको, तो मैचिंग कर लीजिएगा। A का 4 आंसर है और A का 4 केवल सेकंड में दिया गया है, A का 4 है और A का 4 हमारा आंसर केवल सेकंड में दिया गया है। ठीक है बच्चों, इतने से क्लियर हो गया। एक आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पर आ जाते हैं। अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी मींस दैट बॉडी हैज गेन। नेगेटिवली चार्ज मतलब होता है कि किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन आए हैं, वाइल पॉजिटिवली चार्ज बॉडी Na+ हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन निकले हैं। ठीक है, सही लिखा है, करेक्ट। लेकिन चार्जिंग प्रोसेस इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी सही लिखा है, एक्सप्लेन भी करेगा। भाई ये जो प्रोसेस हमारा है ये इसको एक्सप्लेन भी तो कर रहा है
कि चार्जिंग का प्रोसेस जो है वो इलेक्ट्रॉन के आवागमन से होता है, आना जाने से होता है। तो ये बेटा इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो कुल मिलाकर आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही अच्छे हैं, इस पेपर के अच्छे से लगाइएगा। कोई पेपर अगर इस तरीके का आ जाता है जिसमें क्वेश्चन थोड़े बहुत ऐसे मान लीजिए मिल जाते हैं या इधर उधर कहीं किसी जगह पे आप देखें, तो ऐसे कंटेंट से परेशान मत होइए। तैयारी बहुत बढ़िया की है, शानदार की है आपने, रिजल्ट आपका आएगा। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।